अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर ए अरमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत अहम प्रोग्राम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि बच्चों में नशोनुमा की जो कमी है वो क्यों होती है और इस कमी को कौन कौन से जो अवामल हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं और इस कमी को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। और अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी से, तो फिजिकल एक्टिविटी से हम ग्रोथ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मिस वर्दा सिकंदर, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है, और इसके साथ साथ हाफिज इजाज साहब, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट हैं। तो दोनों को वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में नशोनुमा की जो कमी है, बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इस पे एलेबोरेट कीजिएगा कि बच्चों में एक्सरसाइज की जो कमी का रुझान देखने को मिल रहा है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, नशोनुमा की बेहतरी कैसे की जा सकती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डेलिकेट टॉपिक है। बच्चों की ग्रोथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। हमारे नॉर्मली आजकल जो एटमॉस्फेयर है, बच्चे इतने ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप्स और टैब्स तक बाउंड हो चुके हुए हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट उनके माइंड से निकल चुका हुआ है। अगर आप फिजिकली एक्टिव बच्चों को देखेंगे, वो स्ट्रेंथ वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज, हर लिहाज से वो बच्चे रिलेटिवली बेहतर कंडीशन में होते हैं। और उसकी रीजन ये है कि बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में हरकत करने का मौका मिलता है। जिस वक्त आप हरकत में हैं, आपका ब्रेन इंगेज्ड है, आपका हार्ट इंगेज्ड है, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इंगेज्ड है, सारी की सारी बॉडी जो है वो इंटरेक्ट कर रही है अपनी एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन अगर आप इसी चीज को कंपेयर करेंगे एक ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहने वाले बच्चे के साथ, जो कि हर वक्त अपने टैब के साथ या लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ वो गेमिंग कर रहा होता, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी का वो लेवल देखने में नहीं आता। तो जो हमारे ग्रोथ के फैक्टर्स हैं, वो उतना बेहतर तरीके से उसकी बॉडी को ग्रो नहीं करवा पाते। जो ग्रोथ हार्मोन्स रिक्वायर्ड है, वो ग्रोथ हार्मोन्स उतनी अच्छी क्वांटिटी में रिलीज नहीं हो पाते। सेकेंडरीली, जिस वक्त फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर उसकी भूख और उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसका लेवल भी लो रहेगा। ना उसकी बॉडी के अंदर फ्यूल की जो हमारा जो ग़िज़ा है, जो खुराक है, वो एज फ्यूल काम कर रही होती है। जब वो फ्यूल यूटिलाइज नहीं हो रहा, उसकी बॉडी का पार्ट नहीं बन रहा, तो फिर वो बच्चा भागेगा, खाने से भी भागेगा। उसको लगेगा कि नहीं जी, मैं थोड़ा सा मैंने मील ले लिया है तो बस ये मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर और वाइस वर्सा, अगर आप इसके अपोजिट देखें, आप एक ऐसे बच्चे को जो फिजिकली बहुत ज्यादा हेक्टिक रूटीन में है, बहुत ज्यादा एक्टिव रूटीन में है, उसकी बॉडी डिमांड करेगी, उसको खुराक की रिक्वायरमेंट होगी, और वो अपनी खुराक जितने अच्छे तरीके से लेगा, ऑब्वियसली बॉडी की ग्रोथ उसी प्रोपोर्शन में होगी। तो मेरे ख्याल में बच्चों की ग्रोथ के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी का ना होना है। हमारे जो स्कूल्स सिस्टम्स अब आपको नजर आते हैं, उसमें प्ले ग्राउंड्स का कॉन्सेप्ट अब कम नजर आता है। अगर आपको एक एक कनाल की बिल्डिंग्स के अंदर स्कूल्स नजर आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो बच्चा कहाँ भागेगा, कहाँ उसने भाग दौड़ करनी है, कहाँ उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी। या तो रेगुलर बेसिस के ऊपर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज प्लान करवाई जाए, शेड्यूल्ड हो, उनके घर का एटमॉस्फेयर इस तरह का हो कि उनके पास फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल हो। और इन द लॉन्ग रन अगर हम सोचें कि जैसे हमारे पार्क्स की और फैसिलिटीज, इस तरह की बच्चों के लिए प्ले लैंड्स की फैसिलिटीज होती हैं, तो वहां पे प्रेफर किया जाए कि ऐसी गेम्स को रखा जाए जिसमें बच्चे फिजिकली इंगेज्ड हो। जितना वो फिजिकली इंगेज्ड होगा, उसकी ग्रोथ जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस शो करेगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान में उस तरह से बच्चों को वो प्लान चीजें नहीं दी जाती हैं। अगर स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो वो प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं उनके पास,
घरों में अगर बात की जाए तो पेरेंट्स भी उस तरह के जो तवज्जो नहीं देते, बच्चे गैजेट्स मोबाइल्स यूज कर रहे होते हैं। अच्छा मिस, हम बात कर लेते हैं गिजा की, क्योंकि बच्चों में अगर गिजा की कमी है तो भी उसी तरीके से उनकी नशोनमा नहीं ग्रोथ कर पा रही होती, स्टंटिंग ग्रोथ जिसको कहा जाता है। थोड़ा सा पहले उसको एलेबोरेट कर लें कि स्टंटिंग ग्रोथ क्या है, आपकी न्यूट्रिशन या डाइटिशियन में इसको कैसे समझते हैं? हाँ जी, ये इशू आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अगर स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से देखा जाए तो 46% बच्चे वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जो कि स्टंटेड हैं। स्टंटेड हमारे पास क्या होता है कि बच्चे की उम्र के मुताबिक उसकी हाइट कम होना, ठीक है। जैसे जैसे हम जिस मॉडर्निज्म के एरा में मूव कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं आजकल बच्चों की हाइट्स बहुत छोटी हैं। उसकी मेजर वजह बच्चों की मुकम्मल नशोनुमा का ना होना है। बच्चों की डाइट के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए का मौजूद ना होना है। बच्चे आजकल प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो है वो जंक की तरफ जाएं, या वो चीजें जो कैलोरिक डेफिशिएंट है और एम्प्टी कैलोरीज है। कैलोरीज तो दे रही है मगर नशोनुमा नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी मेजर वजह बन रही है स्टंटिंग। और उसके बाद जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया कि फिजिकली एक्टिविटी का ना होना खुराक में शामिल, और उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल एग्जैक्टली अगर होगा तो वो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा हमारी रूटीन को। आपने कद की बात की, डॉक्टर साहब कद के हवाले से बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं, और ये एक मिथ भी समझा जाता है कि लोग ये समझते हैं कि शायद लटकने से हमारा जो है वो कद बढ़ जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि लटकने से कद इंक्रीज हो सकता है बच्चे का, या डाइट से या कोई और एक्टिविटीज करने से होता है? साइंटिफिक एविडेंस जो है वो तो इसको सपोर्ट नहीं करता कि हैंगिंग करने से आप, लेकिन हमारी जो ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी है, अगर एक बच्चा सारा दिन फिजिकल एक्टिविटी में है, एक्सरसाइज में है, वर्कआउट में है, उसकी उस एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होंगे। उनकी ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रेट होने से, और ग्रोथ ने पूरी बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट देना है। जो हमारी बोन्स, बच्चों के अंदर तो खैर ग्रोइंग कार्टिलेज मौजूद होता है। जब तक वो कार्टिलेज मौजूद है बच्चों की हाइट जो है वो ग्रो करती जाती है। फीमेल जो गर्ल्स हैं उनके अंदर 13 इयर्स तक ज्यादा ग्रोथ का पैटर्न देखने को मिलता है, बॉयज के अंदर 15 इयर्स तक, लेकिन इट कंटिन्यूज अप टू 18, 20, 22 तक भी इवन के ग्रोथ देखने में मिलती है। तो अगर आप ये कहें कि हैंगिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो साइंटिफिक एविडेंस उसको नहीं मानता। लेकिन एक बात कंफर्म है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जिस चैलेंज को फेस करती है उसके रिस्पॉन्स में वो इंप्रूव करती जाती है। फर्ज करें आप एक बच्चे को मेंटल चैलेंज देते हैं, डेली उसका आईक्यू चेक करते जाते हैं, आप उसको जितना चैलेंज देते जाएंगे उसका माइंड उसी हिसाब से शार्प होता चला जाएगा। अगर आप हैंगिंग भी ह्यूमन बॉडी को देते हैं तो हर लेवल के ऊपर जो उसके जॉइंट्स के रिसेप्टर्स हैं, जो उसके मसल्स हैं, हर जगह ये मैसेज कन्वे होता है कि बॉडी पे स्ट्रेच आ रहा है, और उस स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में ह्यूमन बॉडी ग्रोथ शो कर। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि योगा में जिस वक्त आप ब्रेथ होल्डिंग करते हैं तो आप एक आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया बॉडी को देते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में हमारे आरबीसीज जो है ना उनकी प्रोडक्शन जो है फैसिलिटेट की जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियली बॉडी को ये रियलाइज करवाया जाता है कि आप ऑक्सीजन में डेफिशिएंट हो रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्स में फौरी तौर पर बॉडी ना कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करवाएगी, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज है। तो इसी तरह अगर बच्चों के अंदर फिजिकल एक्टिविटी आप करवा रहे हैं, साथ साथ आप उनको हैंगिंग भी करवाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ठीक है, लेकिन उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। उससे बेहतर जो है ना, अगर आप उनको स्क्वाट्स, उनको जंपिंग्स और इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी जिसके अंदर रिपीटेड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की एंगेजमेंट हो, वो ज्यादा प्रेफरेबल होगी उनकी हाइट गेन करने में। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब के पार्क्स में पेरेंट्स अपने बच्चों को वो बार के ऊपर हैंग करवा रहे होते हैं जिनका कद नहीं बढ़ रहा। तो मैं इस वाले से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि पेरेंट्स को क्या चाहिए कि कद बढ़ाने के लिए, क्या उनको बार पे हैंगिंग बच्चों की करवानी चाहिए,
या दूसरे पैरामीटर्स पे चलना चाहिए? नहीं, हैंगिंग को आप एक पार्ट के तौर पे जरूर लें, लेकिन इट सेल्फ अगर आप कहें कि जो सिर्फ हैंगिंग है वो हाइट को बढ़ा सकती है, ऐसा नहीं है। आप उसको फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें, आप उसको रनिंग में एंगेज करें, आप उसको स्विमिंग में एंगेज करें, आप उसको डिफरेंट टाइप की सिंपल एक्सरसाइजेज जो घर में एरोबिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती हैं, जो पीटी स्कूल्स के अंदर जो मेरे ख्याल में एंशियंट टाइम से अभी तक फिजिकल ट्रेनिंग का एक कॉन्सेप्ट है जंपिंग जैक्स करवाने का, आप वो जंपिंग जैक्स में उनको लेके जाएं तो बच्चे उस फिजिकल एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में जो एक्सर्शन लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मसल, आपने देखा होगा कि हम जिम में जाते हैं और जिम में जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने से हमारी हाइट नहीं ग्रो कर रही होती, लेकिन ह्यूमन बॉडी ग्रो कर रही होती है। अगर मसल मैस बढ़ रहा है तो इट मीन कि ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ डजंट मीन कि आपने सिंपली हाइट ही अटेन करनी है, आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं, आपकी बॉडी में बोन्स का कैल्शियम लेवल ज्यादा बेहतर हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो आप फिजिकल एक्टिविटी को प्रेफर करें, नो डाउट कि आप हैंगिंग को अपनी एक्टिविटी में साथ शामिल रख सकते हैं। जी मिस, आपकी तरफ बढ़ते हैं कि वो माएँ जो जब प्री मैच्योर बेबी बर्थ की हम बात करें कि माएँ बच्चे की जब पैदाइश हो रही होती है तो उस वक्त गजा की कमी हो जाती है, तो ऐसी माओं को किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके? क्योंकि उस वक्त माँ बहुत कमजोर हो रही होती है, प्रॉपर डाइट या न्यूट्रिशन नहीं उनको मिल रही होती, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? एग्जैक्टली दिस इज द टाइम कि जिसपे माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। और ब्रेस्ट फीडिंग का एक ऐसा टाइम होता है कि वो जो चीजें आपको उस वक्त मिल रही होती हैं वो जिंदगी सारी उम्र आपके साथ रहती हैं। जैसे मुख्तलिफ एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो माएँ अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स का खास ख्याल रखें। प्रोटीन से हमारे पास गोश्त, अंडा, दालें आ जाती हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जो फल और ताजा सब्जियां होती हैं ये जस्ट लाइक, अगर जरूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंटेशन ही की तरफ जाएं, आप जी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लेंगे तब ही आप विटामिनलाइज हो सकते हैं, आपके मिनरल्स पूरे हो सकते हैं। फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर नेचुरली तमाम जो है वो मौजूद हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके अलावा खजूर इज अ मैजिकल थिंग फॉर दैट टाइम, ठीक है। उसके अंदर तमाम बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। और नेक्स्टली हमारे पास आ जाता है डेयरी जो है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल्क को जैसे कहा जाता है। तो इसी तरह क्योंकि उसके अंदर तमाम जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सारी चीजें मौजूद होती हैं जो उस वक्त पे एक औरत की मुकम्मल नशोनुमा का ख्याल रखने में मददगार साबित होती है। अच्छा, आजकल पब्लिक इतनी अवेयर है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन हम पिछली जनरेशन की बात करें तो पब्लिक उतनी वेल एजुकेटेड नहीं थी, वेल अवेयर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि इतनी स्टंटिंग ग्रोथ निस्बतन कम होती थी। तो इसके पीछे क्या वजूहात आप समझते हैं? बड़ा ही जबरदस्त आपने सवाल किया है कि बिल्कुल तब जो है वो ये ऑर्गेनिक चीजें और इन चीजों का हम अब आजकल जैसे मॉडर्न जमाने में तो बड़ा जिक्र है, लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया है। एक्चुअली उस टाइम में क्या होता था कि हम लोग एक्चुअली जो हमारी नेचुरल डाइट है ना उसे एम्फेसाइज करते थे, ठीक है, बैलेंस डाइट को एम्फेसाइज करते थे। वो माएँ जैसे आजकल प्रेगनेंसी का वक्त आता है तो हम लोग सोचते हैं कि बस बेड रिडन हो जाएं, फिजिकल एक्टिविटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही हमारे लिए जरूरी है। और जो है वो कल को बच्चा है छोटा, उसको भी बस बेड पे रखें, अगर हम उसे बाहर निकालेंगे तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले तो एक चीज जो आती है वो ये आती है कि हम लोग ऑर्गेनिक डाइट जो है उसको ऑब्वियसली दिन ब दिन छोड़ते जा रहे हैं जंक, प्रोसेस्ड और सिंथेटिक चीजों की तरफ। वो माएँ इतनी एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था खाना इज इम्पोर्टेंट और ठीक खाना इज इम्पोर्टेंट। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि माइंडफुल ईटिंग जो है हम सीखें तो वो हम अपने एंसेस्टर से सीखते हैं। वो लोग सब कुछ खाते थे लेकिन मॉडरेशन से खाते थे। हम लोग आजकल गलत खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, वो चीजें खा रहे हैं जो नुकसानदेह हैं। तो इसलिए ये पढ़ी लिखी और जो औरतें नहीं पढ़ी लिखी सबके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी नशोनुमा और अपने साथ जो है वो
एक बेटी कल एक माँ और एक जनरेशन जो है उसको जन्म देती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप अपनी नशोनुमा का ख्याल शुरू से रखें ताकि आपके अंदर डेफिशिएंसी स्टार्ट से ना हो और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बर्थ दें और जिसकी वजह से एक बच्चे को हेल्दी लाइफ मिल सके। और दिस इज द थिंग जो हम सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन में एम्फेसाइज करते हैं कि ये वो न्यूट्रिशन का वक्त है जो न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल सारी उम्र इंसान के साथ रहता है। जी बिल्कुल, अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना और हेल्दी जो लाइफ के लिए आपको अच्छी ग़िज़ा रखनी बहुत जरूरी है। तो अभी हम छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे डॉक्टर हाफिज इजाज साहब से कि हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे सिजेरियन केसेस दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी रेशियो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके पीछे वजूहात भी जानेंगे और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हम एक्सरसाइज कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन से ऐसे पैटर्न्स पे हम अमल कर सकते हैं जिससे हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहिएगा हमसे। मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद, 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलूचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सरबुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये बात इंतहाई खुशी और मुसर्रत की है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चैनल्स की दुनिया में स्पेशल टीवी के नाम से एक ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है और अपने नाम के मिस्ताक स्पेशल टीवी से हम तवक्को रखते हैं कि वो इस मुल्क की माशरत, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की सियासत के ऊपर भी अपने एक अलग और अनोखे अंदाज से आइंदा कंट्रीब्यूट करेगा। और मैं समझता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमारा कौम जो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है उसको ख़त्म किया जाए और मुआशरे के अंदर जो फैली हुई बुराइयां हैं उन बुराइयों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दी जाए। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी अपनी नशरियात के जरिए इन मकासद को अपने पेश नज़र रखेगा। मेरी दुआ है कि ये टीवी जल्द अज जल्द इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर अपना एक ज़बरदस्त मुकाम बनाए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। बात हो रही थी कि बच्चों में नशोनुमा की कमी के पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं और उसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि माएँ जो है वो अपने बच्चों को कैसी अच्छी सेहत दे सकती हैं, उनकी ग़िज़ा में कैसी बेहतरी लाई जा सकती है। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि माओं को चाहिए कि कौन कौन सी ग़िज़ाएं लें और कौन से ऐसे एक्सरसाइज पैटर्न उनको अपनाने चाहिए जिससे उनकी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बढ़े। तो डॉक्टर साहब, बहुत जानना बहुत जरूरी है कि माएँ अपनी नेचुरल डिलीवरी की तरफ कैसे जा सकती हैं, क्योंकि आजकल जो सिजेरियन केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहले तो इसकी वजूहात थोड़ा सा बता दें कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं और दूसरा हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि डिलीवरी के दौरान जो हमारा पेल्विक गर्डल है उस पेल्विक गर्डल के जॉइंट्स, हमारा हिप जॉइंट, नी जॉइंट, नेचुरली इन जॉइंट्स की लेग्जिटी अल्लाह ताला की तरफ से बढ़ा दी जाती है, क्योंकि इन पेल्विक गर्डल ने ओपन होके एक पैसेज प्रोवाइड करना है जिसमें बेबी को डिलीवर होने में हेल्प आउट करना है। अगर आप उस लेग्जिटी को इस्तेमाल करेंगे
बड़ी कॉमन सी आपने रिकमेंडेशन सुनी होगी जो गायनोकोलॉजिस्ट नॉर्मली देती हैं कि जी आप ना जमीन के ऊपर तपड़ी फेरने की कोशिश करें, जमीन पे टाकी फेरने की कोशिश करें, सफाई करने की कोशिश करें और जमीन पे नमाज पढ़ने की कोशिश करें। ये जो चीजें हैं ये वो चीजें हैं जिनमें पेल्विक गर्डल के ऊपर स्ट्रेस थोड़ा सा इंक्रीज करता है और जो जॉइंट्स हैं उनकी लग्जिटी की वजह से थोड़ी सी उनके अंदर स्पेस क्रिएट होती है। ये स्पेस ओवरनाइट क्रिएट नहीं होती। आप अगर तो हैबिचुअली एक फिजिकल रूटीन के आदी हैं, मसल्स को स्ट्रेच करने के आदी हैं, या आपकी रूटीन में कहीं इस तरह की केयर टेकिंग घर की शामिल है कि आप फिजिकली खुद सफाई में एंगेज्ड होते हैं, तो फिर आपके अंदर वो एक नेचुरली फिनोमिना बाय द टाइम वो चीज आहिस्ता आहिस्ता आप लग्जिटी गेन कर लेते हैं जो कि हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जा रही होती है। वैसे नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन ये सारी टोटल एक डिस्क्रिशन होती है गायनोकोलॉजिस्ट की, जो कि समझती हैं कि हम इस डिलीवरी को सेफ कंसीडर करते हैं कि नहीं करते, वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना उनके लिए बेहतर है या सिजेरियन की तरफ जाना। लेकिन जो प्रेपरेशन है वो मेरे ख्याल में अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल से गुजरकर, वर्किंग लाइफस्टाइल से गुजरकर आप डिलीवरी तक जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में रिलेटिवली हमारे लिए ज्यादा चांसेस होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो। अदरवाइज सिजेरियन होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी उस लेवल की नहीं होती। अगर आप उस चीज के हैबिचुअल नहीं हैं और आप अचानक चाहें कि मैं फिजिकली अपना एक्टिविटी का लेवल वहां तक ले जाऊं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी जो है ना वो मैं इंड्यूस करवा सकूं, तो वो कभी कभार पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए डिलीवरी के स्टार्ट से ही अपनी थोड़ी थोड़ी सी हैबिट्स जो है ना वो डेवलप करनी चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहने की, वॉक करने की, और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली होती हैं जो कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए यूज होती हैं। पेल्विक फ्लोर के मसल्स जितने ज्यादा इजीली स्ट्रेच्ड हो जाते हैं उतना ज्यादा चांस होता है कि जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो उतना फैसिलिटेटेड होगा। अगर आप स्टिफ पेल्विक गर्डल के साथ जा रहे हैं, जॉइंट्स के अंदर लैक्सिटी नहीं है, मसल्स के अंदर स्ट्रेच होने की सलाहियत नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसका नॉर्मल होना मुश्किल होता है। लेकिन पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रेच करके और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं उनके जरिए आप नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा सकता है। 2-3 दहाइयों पीछे अगर हम देखें तो निस्बतन अर्बन लाइफ, जो देहातों की जिंदगी है, जो गांव देहात के जो खवातीन हैं, उनमें नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस होता था। आजकल क्या वजूहात है कि अर्बन लाइफ और गांव देहातों में रहने वाले लोग, तो ये दोनों में एक सेम चीजें देखने को मिल रही हैं, तो बेसिक वजूहात क्या समझते हैं आप जिसकी वजह से ये चीज हो रही है? नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेरे ख्याल में अभी भी टॉप ऑफ द लाइन रीजन होगा कि आप जितना अपने आप को इनएक्टिव रखेंगे, जितना आप अपने आप को फैसिलिटेटेड रखेंगे, इनएक्टिव रखेंगे, उतना ज्यादा आप करीब जा रहे होते हैं आप सिजेरियन के। आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, चाहे आप, और आप देखेंगे कि जो प्रोपोर्शन है नॉर्मल डिलीवरीज का वो एक्टिव खवातीन के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा देखने में, बजाय इसके कि आप जो अर्बन एरियाज की खवातीन को कंपैरिजन करेंगे वहां पे लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा फैसिलिटेटेड होता है। ये एक बहुत बड़ी रीजन है मेरे ख्याल में। फिजिकली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके जरिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये केस सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, ये जैसे कि हम फिजिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो ग़िज़ा की अगर हम बात करें तो गांव देहातों की खवातीन प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही होती, प्रॉपर वो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाती। आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की वो डाइट लें ताकि उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कमी, वो जो उनके पास वो चीजें होती है, एक तो सोशियो इकोनॉमिक्स की वजह होती है, या वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या वो डाइट उस तरीके से नहीं ले पा रही होती, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उसी रिसोर्सेज में रहते हुए कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाँ जी, ये आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक चीज बड़ा आजकल फैक्टर आता है। हम डेली बेसिस पे इस चीज को देखते हैं कि शायद
सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिसका बेहतर होगा वही न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के मुताबिक जो है वो बेहतर होगा, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। रिसर्चेस के मुताबिक देखा गया है कि इवन पुअर क्लास के जो लोग हैं उनमें जो है वो न्यूट्रिशन के एतबार से वो एलीट क्लास से ज्यादा बेहतर है। सो द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज दैट कि हमारे पास अब अल्लाह ताला ने हर चीज के सब्स्टिट्यूट बनाए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब प्रोटीन बहुत जरूरी है एट दैट टाइम, क्योंकि प्रोटीन मदद करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जितना अच्छा प्रोटीन होगा बच्चे की उतनी बेहतर डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। अब प्रोटीन के हमारे पास जैसे मुख्तलिफ सोर्सेज आ जा सकते हैं। सबसे पहले गोश्त आ जाता है, ठीक है। मीट ग्रुप जितना है आप अफोर्ड कर सकते हैं आप मीट इस्तेमाल करें। उसके अलावा अंडा बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है। इसी तरह जैसे हमारे पास जो है वो दालें, चने की दाल आ जाती है, मसूर की दाल आ जाती है, इनमें बेहतरीन प्रोटीन मौजूद है। तो हमारे पास तीनों ऑप्शंस तीनों इकोनॉमिक स्टेटस के मुताबिक आ जाती हैं। तो हम लोग को चाहिए कि उसके अलावा जो चीज है आयरन का इनरिच चीजों का होना बहुत जरूरी है। आयरन, बी कॉम्प्लेक्सेस, फॉलिक एसिड। अब आयरन ना सिर्फ गोश्त में बहुत ज्यादा मौजूद है बल्कि जितनी हरी सब्जियां हमारे पास, इवन दो धनिया पुदीना अगर कोई बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता तो धनिया पुदीना जो है वो भी एक बेहतरीन और चीपेस्ट ऑप्शन है कि आपको सिंपल हार्डली मेरा ख्याल है 10 रुपए का होगा, तो 10 रुपए में आपका आयरन कंटेंट अगर वो आप यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो आपको खजूरें हैं। अगर खजूर नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो आप उसकी बनिस्बत जैसे छुआर है, ठीक है, वो एज कंपैरिजन उसका रेट्स का फर्क आ जाता है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास सम अप बात ये हुई कि प्रोटीन्स, आयरन एनरिच फूड्स जो हैं और उसके बाद जो है डेयरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद का कोई औरत देहाती है का कोई औरत शहरी है, एक हेल्दी वेट होना बहुत जरूरी है। अगर एक हेल्दी वेट होगा तो ऑब्वियसली आप सारी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। आपको हर तरह का जितने भी लाइक कंसीव करने में, इन डिलीवरी, इन मेंटेनिंग हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बर्थ, सब में आपको हेल्प करेगा। सो आई मस्ट एम्फेसाइज के अपना वेट मेंटेन रखें, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट भी ये होते हैं कि हमने मतलब कौन सी डाइट लेनी है, बच्चे को कौन सी डाइट देनी है, बहुत सारी ग़िज़ाएं होने के बावजूद अगर हम बात करें अंडे की, माँ ये सोचती हैं कि जब बच्चे को अंडा नहीं देना, मतलब कुछ मंथ्स अंडा नहीं देना तो ये मतलब गर्मी हो सकती है या उसके लिए अच्छा नहीं है। तो आप क्या समझती है कि कौन सी ऐसी 3-4 ग़िज़ाएं हैं जो माँ बच्चे को गाइड कर सकती है या बच्चे को दे सकती है उस उम्र में? बिल्कुल, देखिए बच्चे का जो वीडिंग पीरियड है वो शुरू होता है हमारे पास बच्चे की बर्थ के बाद 4th से 6th मंथ पे, ठीक है। उससे पहले बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं, क्योंकि उनके लिए किडनीज डेवलप नहीं हुई होती। उससे पहले हम बिल्कुल ही बच्चों को शुरू ना कराएं, लेकिन जब हमने स्टार्ट कराना है तो कोशिश करें हम बच्चे को नरम ग़िज़ाएं, ठीक है। उसमें जैसे हमारे पास आ जाता है बच्चे को साबूदाने की खीर दे सकते हैं, सूजी की खीर दे सकते हैं, चावल एक बेहतरीन है, आप चावलों की खीर जो है वो बच्चे को दे सकते हैं। उसके अलावा गंदम का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा लेट करना चाहिए, क्योंकि गंदम हमारी जो किडनीज है उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है बॉइल्ड चिकन जो है उसको करके आप दे सकते हैं। उसके बाद नरम ग़िज़ाओं की तरफ अप्रोच करें। एक डाइट होती है जो हम बच्चों के लिए प्रेफर करते हैं, ब्लेंड डाइट, सॉफ्ट ब्लेंड डाइट। उससे मुराद ये कि वो डाइट फिजिकली नॉर्मल हो, सॉफ्ट हो खाने में, मतलब उसका टेक्सचर ऐसा नरम हो, ठीक है। जैसे केला आ जाता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा आलू के चिप्स आ जाते हैं, नरम मैश्ड आलू आ जाता है, आप सेब को जो है वो क्रैश करके दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि वो डाइट जो है वो फिजिकली ठीक हो गया। सेकंड फैक्टर आ जाता है थर्मली सेफ हो, ना बच्चे को बहुत ठंडा खाना दे, ना बच्चे को बहुत ज्यादा गर्म खाना दे, ठीक है, ये फैक्टर्स। और उसके बाद आ जाता है कोशिश करें, वो आइडियलाइज टाइम होता है, आपने बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप करने हैं। आप बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता हर चीज इंट्रोड्यूस कराएं, ठीक है। आप इनिशियली एक चीज उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, अगर बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, अगर आप देख रहे हैं बच्चा उस चीज को एंजॉय कर रहा है, अगर बच्चा उस टाइम पे इरिटेट हो रहा है एक चीज से कि मतलब उसे नहीं खानी और आप एक ही चीज उसको दे ही जा रहे हैं, तो वो वाली चीज से बच्चे की उसी टाइम एलर्जीज डेवलप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, या उस बच्चे को उस चीज से एवर्जन, जैसे आप सुनते होंगे हमारा बच्चा जी गोश्त नहीं खाता या गोश्त से,
तो गोश्त नहीं खाता, उसको गोश्त खाने की आदत आपने नहीं डाली, ठीक है। कोई बच्चा, अब हमारे पास जैसे क्लिनिक में मैं देखती हूँ तो अक्सर माएँ कंप्लेन कर रही होती है, ये बच्चा जो है वो कैंडीज और बिस्किट्स, इन ये सारी चीजें। अच्छा, कुछ बच्चे दूध भी नहीं पीने हाँ, बिल्कुल। तो पेरेंट्स का क्या मतलब, वो खुद नहीं पिलाते या बच्चे वैसे ही खुद नहीं पिलाते? अगर आप बच्चे को खाने के टाइम पे ये चीजें बच्चे को ला के देने वाले आप हैं, कैंडीज बिस्किट्स, जब बच्चा पैदा हुआ था उसको नहीं पता था कि ये क्या चीज होते हैं, इंट्रोड्यूस आपने कराई। आप बच्चे को हेल्दी चीजें इंट्रोड्यूस कराओगे तो हेल्दी, और बच्चों को खाने के वक्त से पहले अगर ऐसे स्टाफ मिलेगा तो ऑब्वियसली बच्चे खाना नहीं खाएंगे क्योंकि उनका पेट उससे फुल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ये चीजें, ठीक है, अगर बिस्किट वगैरह कुछ आप बच्चों के लिए कोई कॉन्फेक्शनरी चीजें एक दो जरूर शामिल रखें कि एट अ सर्टेन टाइम या ओकेजनली आप दें, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम आप कोशिश करें आप बच्चों के टेस्ट बड हेल्दी चीजों पे, जैसे दूध है, दही है, अंडा, इन चीजों पे बैलेंस डाइट पे लगाएंगे तो सारी उम्र उनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत बेहतर रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम ग्रोथ की बात करें, जिस्मानी ग्रोथ तो जरूरी ठीक है, लेकिन मेंटली तौर पे ग्रोथ में बहुत सारे लोगों को, बच्चों को मसले मसाइल आ जाते हैं, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाती, या उनके प्रोप्रियोसेप्टर्स नहीं हो पाते, या उनका मेंटल जो ज़हनी जो नशोनुमा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो इस पे आप अपनी क्या राय देते हैं? मेरे ख्याल में तो ये आप एक नेचुरल रूल कंसीडर करें कि ह्यूमन बॉडी का वही पार्ट डेवलप करता है, ग्रो करता है, जिसको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चैलेंज मिलता है। आप बॉडी की स्ट्रेंथ को चैलेंज देंगे, आप जिम जाएंगे, वेट उठाएंगे, स्ट्रेंथ जंप कर जाएगी। आप बच्चे को स्टडी टाइम देंगे, बुक्स देंगे, उसको चैलेंज देंगे, एग्जाम आ गया है, वो उसमें से लर्निंग फेज में से गुजरेगा, इंप्रूव कर जाएगा। आप जिस तरह का चैलेंज बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, बॉडी उसके रिस्पॉन्स में वैसा ही बिहेव करेगी। जो मेंटल ग्रोथ है, एक तो सबसे पहली चीज उसमें फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी ना सिर्फ बाकी जिस्म के पार्ट्स को ग्रो करने में हेल्प आउट कर रही है, आपकी ब्रेन की जो ग्रोथ है वो भी ऑब्वियसली डिपेंडेंट है आपके ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के साथ, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। वो नॉर्मली हम यही कहते हैं जी हेल्दी बॉडी है तो उसके अंदर हेल्दी माइंड आपको मिलेगा। जितना आपका हेल्दी फिट बॉडी है, आपका ब्रेन भी उसी हिसाब से डेवलप होता जा रहा है। लेकिन उसके साथ कुछ चीजें और बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। फिजिकल एक्टिविटी के साथ ह्यूमन बॉडी को अगर हम एक फैक्ट्री कंसीडर करें तो उस फैक्ट्री में एक खास हद तक जब वर्किंग होती रहती है तो वो फैक्ट्री जो है ना वो स्मूथ वर्किंग में रहती है। लेकिन अगर आप उसको ओवर वर्क में ले जाएं, अगर आपने उसको मेंटेनेंस का टाइम नहीं दिया, आपने उसको प्रॉपर शट डाउन नहीं दिया, आपने उसकी मेंटेनेंस में जो है वो प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट थी जिन चीजों की वो प्रोवाइड नहीं की, तो वो ओवर वर्क कंसीडर किया जाएगा, वो फिजिकल एक्टिविटी कंसीडर नहीं होगी। एक बच्चे ने अगर अच्छी फिजिकल एक्टिविटी की है, उसके बाद उसकी अच्छी 8 घंटे की उसको नींद भी रिक्वायर्ड है। अगर वो 8 से 10 घंटे अपनी नींद लेता है तो उस नींद के साइकिल के दौरान ही जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होने हैं, जो कि उसके बॉडी के एनर्जी रिजर्वॉयर्स हैं, उन्होंने दोबारा अपने आप को रिस्टोर करना है, उसकी बॉडी की ग्रोथ होनी है। जितना भी एनाबॉलिक एक्टिविटी है बॉडी की वो उसके स्लीप पीरियड के अंदर होनी है। उसके बाद बच्चे के अंदर अगर एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीजें देखने में मिलेंगी आपको, वो भी उसकी मेंटल कैपेसिटी को डिसरप्ट करेंगी। अगर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होगा तो वो उतना बेहतर ग्रोथ पैटर्न शो नहीं कर सकेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो जी नाज़रीन, छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ये जानेंगे कि बच्चों में पैदाइश के बाद कौन सी जिस्मानी और मस्कुलर बीमारियां हैं, और बीइंग अ न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट डॉक्टर हाफिज इजाज से ये जानेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहिए। कुछ मंजर हमसे खो गए हैं, जैसे वक्त के चेहरे पे कुछ मुस्कुराते लम्हे कहीं छुप से गए हों, जैसे किताबों के सफ़ों में पिरोए कुछ लफ्ज अपने जुमले से मिट गए हों। बस्ते में था जो बचपन भरा वो
हाथ से कैसे छूट गया है, एक कहानी का ताना बाना वक्त से पहले टूट गया है। जैसे रोशनी हो पर आंखें बंद हो जाएं, आवाज हो पर सुनने ना पाए, जैसे उंगली कोई हाथ के थाम लेने की मुंतजर हो। आधी अधूरी दिल की कहानी बचपन के आंगन में मोड़ के देखे, जैसे रात कोई सुबह के आ जाने की मुंतजर हो। इस तस्वीर का कोई रंग फीका ना पड़ने पाए कि कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल ना रहने पाए। इसलिए अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए, आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ 4500 रुपए माहाना से आप भी यतीम बच्चों की कफालत कर सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, के कोई ताबीर अधूरी न रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेपनाह खुशी हुई है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि स्पेशल टीवी के इस हेडक्वार्टर में और नशरियात के इस मरकज़ में मुझे हाज़िर होने का मौका मिला है। मेरी पूरी टीम से भी मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ इसके पूरे सेटअप को भी विज़िट किया है और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल महाज पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम और नाम पैदा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैदान में बहुत बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं और बहुत बड़ा काम भी हो रहा है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोग शराफत की तलाश में हैं, सच्चाई की तलाश में हैं और सही तज्जियों की तलाश में हैं और अपनी माशरत जो गुम कर दी गई है उसकी तलाश में है। और मुझे इस पूरी टीम से तवक्को है कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी अपनी इसी मेहनत, अपने विजन और अपने मकसद और पाकिस्तान की एक बड़ी खिदमत के लिए ये चैनल एक बड़ी खिदमत भी अंजाम देगा। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह इसको हर तरह की कामयाबी दे और इस पूरी टीम को पूरी कमिटमेंट के साथ काम करने की तौफीक दे। मेरी तवक्कुआत हैं कि स्पेशल टीवी हकीकत में जो एक कमिटमेंट रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल टीम है, वो अपने लिए अपनी मेहनत के साथ इज्जत का, शोहरत का और वकार का मुकाम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला स्पेशल टीवी को हर तरह की कामयाबियां नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, एक बार से फिर से आपको खुशामदीद। प्रोग्राम में बात हो रही थी कि बच्चों में नशोनुमा की कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और उसके साथ जो एक्सरसाइज है वो किस हद तक आपकी जिंदगियों में नशोनुमा के हवाले से बहुत जरूरी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं आपकी तरफ। ये बताइएगा कि बच्चों में पैदाइश के बाद कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, जैसे कि हम एक सीपी चाइल्ड की टर्म सुनते हैं, तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा इस पे। सीपी चाइल्ड तो एक इंसर्ट है ब्रेन की ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है बेबी डिलीवर होने में, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच सका, तो ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ऐसे बच्चे जो है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो होती है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो उनके आते हैं वो रिलेटिवली स्लो आते हैं। जो बेबी 5 साल का होगा तो वो मेंटली उसकी ग्रोथ जो है ना वो कोई 3 to 4 years के बेबी की होगी। वो माइलस्टोन काफी अचीव तो करता जाता है,
लेकिन जरा स्लो अचीव करता है। उसमें फिजिकल एक्टिविटी ऑब्वियसली बहुत बड़ा हॉलमार्क है। मैं एक सिंपल सिनेरियो बताऊं कि हम ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम ब्रेन के साथ बातचीत कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं कोट करता हूं कि अगर आप खड़े हुए किसी बंदे को बगैर बोले आप उसके शोल्डर को टैप करें, तो आपने उसके ब्रेन को एक मैसेज कन्वे किया और वो टर्न करके देखेगा कि ये किसने टैप किया। बिल्कुल ऐसे। इट मीन कि आपने अपने टच से ब्रेन से कम्युनिकेशन की है। इसी तरह हमारी मूवमेंट्स, हमारा टच, हमारी एक्सरसाइज, हमारी वर्बल कमांड्स, हर चीज ब्रेन तक अपना इम्पैक्ट डिलीवर कर रही है और ब्रेन उस इम्पैक्ट को रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद एक जजमेंट बनाएगा कि मुझे इसके ऊपर इस तरह रिस्पॉन्ड करना है। वो रिस्पॉन्स मूवमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, विड्रॉल की शक्ल में भी हो सकता है। किसी भी शक्ल में ब्रेन जो अपना रिस्पॉन्स देगा, हमारा वो स्टिमुलस देने का मकसद पूरा हो गया। आप जब जब उसको एक्टिविटी करवाएंगे, जब जब एक्सरसाइज के अंदर लेके जाएंगे, उस वक्त तक आप ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, आप ब्रेन को सिग्नलिंग कर रहे हैं, उस पर चैलेंज इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आ पा रहा, आप स्टैंडिंग इनिशिएट करवाएं, बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि बच्चा खड़े होने की स्ट्रेंथ गेन करेगा तो हम इसको खड़ा करेंगे। आप बच्चे को खड़ा करें और बॉडी उस चैलेंज के रिस्पॉन्स में अपने आप को डेवलप करेगी, स्ट्रेंथ गेन करेगी और इरेक्ट पोस्चर लेने की कोशिश करेगी। जो स्ट्रेंथ आपने बेड पे लिटा के 6 महीने में बिल्ड करनी है, आप उसको किसी टिल्ट टेबल पे स्टैंडिंग बोर्ड के ऊपर खड़ा कर दें, आपको 2 महीने में वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी, क्योंकि आपने ह्यूमन बॉडी को चैलेंज दिया। तो बच्चों की, ऐसे बच्चों की जिनके अंदर डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उनके स्लो हैं, उनके अंदर भी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बहुत ज्यादा उनके लेवल को अपग्रेड करता है, उनकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाता है। और मेरे ख्याल में उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी, वैसे तो ये एक कंप्लीटली मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल्स इंगेज होते हैं। उसके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट भी इंगेज होगा, उसके अंदर जो साइकोथेरेपिस्ट हैं वो भी इंगेज होंगे, न्यूट्रिशनिस्ट भी अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, जो पीडियाट्रिशियन है वो भी ऑब्वियसली उनको देख रहे हैं, अगर पीडियाट्रिक न्यूरोफिजिशियन उनको देख रहे हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट और रीहैब के जो लोग हैं वो भी उसका टीम का पार्ट होंगे और वो अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, फिजिकल एक्टिविटी को एनहांस करेंगे। जितनी फिजिकल एक्टिविटी उस बच्चे की इंप्रूव करती चली जाएगी, उसके बाकी सारे सिस्टम्स भी एफिशिएंट होते चले जाएंगे। सही सर, पोस्चर की अगर हम बात करें, पोस्चर की वजह से भी बहुत सारी जो है वो बीमारियां जन्म लेती हैं। आप क्या समझते हैं कि पोस्चर कितना जरूरी है इस नशोनुमा में, या इसमें किस हद तक वो किरदार अदा करता है? बच्चों के अंदर तो पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पोस्चर के बारे में अगर मैं आपको आइडिया दूं कि अगर हम सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, सीधे इरेक्ट बैठे हुए हैं, तो हमारी स्पाइन के ऊपर लोड कम होता है। अगर यही मैं एक मोबाइल लेके कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक मुंह नीचे करके बैठा रहूंगा, तो मैं अपने जो स्पाइन के मसल्स हैं उन पे और डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा हूं। जैसे जैसे मेरी नेक का पोस्चर डाउन जाता जाएगा, नेक के मसल्स के ऊपर, नेक की वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। तो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि मैं अडल्ट्स को भी रिकमेंड करता हूं कि जब वो अपने सिटिंग पोजीशन में बैठें, उनका पोस्चर इरेक्ट होना चाहिए, स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए। और अगर वो अपने किसी वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो वर्किंग प्लेस है, जो उनकी सीट है, वो एर्गोनॉमिकली फ्रेंडली होनी चाहिए। सर आजकल इस तरह जैसे आपने बात की पोस्चर की, तो बच्चे और नौजवान मोबाइल लैपटॉप्स का मैक्सिमम जो यूज होता है, उसकी वजह से उनको बहुत सारी शिकायत होती है, गर्दन में दर्द या खिंचाव पट्टों में। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये कैसे असरअंदाज होती हैं ग्रोथ पे? ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज यही है कि आप एबनॉर्मल पोस्चर में जब जा रहे हैं तो पोस्चरल चेंजेस आ जाती हैं। पोस्चर चेंजेस
जो स्पाइन है वो नेचुरली अल्लाह ताला ने इरेक्ट पोजीशन में बनाई है, स्ट्रेट बनाई है। अगर आप ज्यादा देर तक झुके रहेंगे तो उसका कर्वेचर बढ़ता चला जाएगा और आपने जो हाइट अटेन करनी थी वो प्रॉपर हाइट अटेन नहीं हो पाएगी। आपकी स्पाइन का बैंड जो है ना वो आपकी हाइट को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करता चला जाएगा। ठीक है, इस आपकी तरफ बढ़ते हैं। जंक फूड हर घर में रूटीन है, उसको हम खाते हैं। जंक फूड किस हद तक ये स्टंटिंग ग्रोथ पे असरअंदाज करती है? देखिए, जो हमारी बॉडी है इसकी नेचर ऑर्गेनिक है, तो ऑब्वियसली वो भूल जाएगी कि मेरी परफॉर्मेंस क्या थी, मैंने डेवलप होना है, मैंने ग्रोथ करनी है, बल्कि वो उल्टा हमारी बॉडी में एक डस्टबिन बनाती जाएगी। पहले जैसे हम देखते थे कि ओबेसिटी बड़ों में बहुत आम थी, चलो 40s क्रॉस किए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, यूरिक एसिड बढ़ा, लिवर फैटी की तरफ बॉडी की। अब आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखा जा रहा है वो चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम है कि एट द एज ऑफ 9 ही बच्चों का वेट इतना ज्यादा है और उन बच्चों की कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल्स, हर चीज जो है वो खराब हो रही है। इसकी मेजर वजह हमारी डाइट में बहुत ज्यादा जंक फूड का होना, रिफाइंड कार्ब्स में हमारे पास आ जाती हैं सफेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, जिसमें पिज्जा, पास्ता, शवारमा और ये सारी नूडल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और क्या होता है कि जब हाई फैट्स, हाई शुगर्स और रिफाइंड कार्ब्स इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ना सिर्फ ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस को डी-शेप करता है बल्कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है उनको भी अफेक्ट करता है। डायमेंशिया का इशू बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। एक रिसर्च हुई, उसमें पता चला कि डायमेंशिया बहुत कॉमन है, जो है वो एट द एज ऑफ 14 तक। तो रिसर्च में अब उन्होंने जब रिसर्च हुई तो कहा कि इसका क्या कंक्लूजन है। इसका कंक्लूजन ये आया कि एक्चुअली जो फास्ट फूड होता है उस एज द नेम इंडिकेट कि वो फास्ट डाइजेस्ट होता है। बॉडी को एकदम से लग गया कि यार ये मेरी बॉडी की चीज नहीं, फौरन ब्रेन ने कहना है कि यार इसको जल्दी बॉडी से इमिट कराओ। कुछ हद तक इमिट हो जाएगी, कुछ हद तक वो ओबेसिटी या हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स के गिर जो है वो जमना शुरू कर देगी, जो कि फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लीड करती है। सो एट दैट एज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बैलेंस डाइट की तरफ जाएं और अपने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का टाइम है उसको हाईली न्यूट्रिशनियस रखें, ताकि हम लोग की डेवलपमेंट, ग्रोथ मेंटली, फिजिकली हर लिहाज से बेहतर हो सके और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सके। बहुत शुक्रिया मिस। जाते हुए माओं को आप क्या मैसेज देंगी, क्योंकि माएँ ही बच्चों की केयर करती हैं और ग़िज़ा के हवाले से उनकी देखभाल भी कर रही होती, तो माओं को आप स्पेशल क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, माओं को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो बच्चे का फर्स्ट हेल्थ स्कूल होता है वो उसका घर होता है, और अल्लाह ताला ने भी ये चीज इनिशिएट कराई हुई है स्टार्ट से ही कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग होती है, फर्स्ट फीड बच्चे को माँ की लैब से मिलती है, ठीक है, तो बच्चा वो ऑब्वियसली उसी चीज के साथ साथ आगे बढ़ता चला जाता है। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोग बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दें, बच्चे की डाइटरी हैबिट्स को इस तरह डेवलप करें, जिस तरह बच्चों की परवरिश जरूरी है उस तरह बच्चे को एक हेल्दी डाइट, और हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा हेल्दी हो, अपनी जो लाइफ है उसमें बेहतर तरीके से कामयाब हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेक श्योर आप उनकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें और जो है उनको आदत डालें ताकि वो अच्छा खाएं और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते हुए जनरल पॉपुलेशन के लिए क्या मैसेज होगा? जनरल पॉपुलेशन के लिए मेरा मैसेज होगा जी कि बच्चों को एक एक्टिव लाइफस्टाइल दें, उनको ऐसे मौके प्रोवाइड करें कि वो फिजिकली इंगेज हो सके डिफरेंट एक्टिविटीज में, इस तरह की स्पोर्ट्स उनके लिए प्लान करें कि वो फिजिकली एक्सर्ट करें। हमारी रूटीन्स में से फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो है वो कम होती चली जा रही है, बल्कि मैं पेरेंट्स को भी एनकरेज करूंगा कि वो खुद भी ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, वंस अ वीक आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी प्लान करें जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करें। आप पार्क्स में जाएं, आप डिफरेंट किस्म के जो गेम्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करें और बच्चों को भी एनकरेज करें। बच्चे ऑब्वियसली पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा कि जो पेरेंट्स फिजिकली एक्टिव होते हैं और अपने आप को फिजिकली अपडेटेड रखते हैं, फिट रखते हैं, उनके बच्चे जो है वो उनको कॉपी करते हैं, उनसे बड़ा लर्न करते हैं।
जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मिस आपको Thank भी you बहुत so शुक्रिया much. कि आपने कीमती टाइम निकाला आज के प्रोग्राम में शामिल रहे। जी नाज़रीन, अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ आपको फिजिकली फिट रहने के लिए, आपको हेल्दी लाइफ के लिए आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। आज के शो में उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे डॉक्टर्स ने आपको बहुत कुछ गाइडेंस भी दी इस हवाले से। तो आज का शो हेल्थ स्पेशल अख्ताम को पहुंच रहा है। अपने मेजबान डॉक्टर ए आर माडा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज मैं स्पेशल टीवी के स्टूडियोज़ में हाज़िर हुआ हूँ। इस मुल्क में एक ऐसे चैनल की शिद्दत से ज़रूरत थी जो गैर जानबदार हो, एक गैर जानबदाराना तज़िये हो, बाइस ना हो, और पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, इस्लाम के हवाले से एक बुलंद आवाज़ के साथ बात की जा सकती हो। एक ऐसा चैनल की ज़रूरत थी कि जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के आदमी देख सके। एक ऐसा चैनल चाहिए कि जो हमारी मशरकी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे और मग़रबी इक़्तिदार के सामने उसी तरह डट के खड़ा हो जाए जिस तरह आज से तकरीबन 70 साल पहले मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने डट के खड़े हुए और सारी मग़रबी इक़्तिदार की बातों का इंतहाई मुस्बत और ठोस जवाब दिया, जिसके नतीजे में जो मग़रब की जलगार थी और जिसका ये खदशा था कि ये हमारी सोसाइटी को बहा के ले जाएगी, वो तूफ़ान थम गया और उन दलाइल का कोई मुकाबला ना कर सका। मुझे उम्मीद है कि ये स्पेशल टीवी हमारी इन इक़्तिदार की हिफाजत करेगा। ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये नौजवान नस्ल का तर्जुमान बनेगा। ये हमारी बेटियों के सरों को ढांपने वाला टीवी होगा और हमारे बेटियों के हकूक़ के लिए बात करेगा। हमारे घरों में इसकी एक हर वक्त ज़रूरत महसूस की जाएगी और एक ऐसा चैनल ये इंशाअल्लाह बनेगा कि जो हर हाल में हर उस पहलू को जिसकी मुल्क के लिहाज से एक अहमियत है उसको उजागर करेगा। व्हाइट बोर्ड से आगे सोचो और सोचो को पंख लगा दो, ख़ला की खिड़की खोल के झांको, कायनात के राज चुरा लो। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। दार अरकम अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अक़दार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दार अरकम, तालीम तहजीब साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। DPO हाफिजाबाद राय मजहर इकबाल जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सरगर्म
डाकुओं और चोरों से बरामद होने वाला 2 करोड़ रुपए का सामान मालकान के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद जानने के लिए चलते हैं हाफिजाबाद में स्पेशल टीवी के नुमाइंदे शफकत अली पहलवान के पास। जी शफकत, तफसीलात से आगाह कीजिए। ये बिल्कुल डीपीओ राय मजरा इकबाल की जानिब से आज भी 2 करोड़ से ज़्यादा जो है मालियत का जो माल मसरूका वो असल मालकान के हवाले किया गया और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस हवाले से मेरे साथ डीपीओ राय मजरा इकबाल मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, जो कार्रवाई की गई इस हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच ब्रदर। आज के दिन 2 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी है। 56 मोटरसाइकिल गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, उसके अलावा वो क्रिमिनल्स भी पकड़े गए हैं जिन्होंने फिश फार्म्स में और हाउस रॉबरीज भी की हैं। पिछले 3 महीनों में देखें तो 5 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा की रिकवरी है और 60 से ज़्यादा क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। अभी प्रोसिक्यूशन, फिर शनाख्त परेड और बाकी उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बाकी इसका सारी कार्रवाइयों का मकसद, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये कि आवाम को ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देना कि हाफिजाबाद पुलिस जो है वो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मालो जान की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। जी, डीपीओ हाफिजाबाद का कहना है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो जारी करके जो माल मसरूका वो बरामद करके असल मालकान के हवाले किया गया है और आइंदा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी, पाकपतन में गैस कंप्रेसर की भरमार। गैर कानूनी कंप्रेसर के इस्तेमाल में इजाफे ने कई घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। महकमा सुई गैस के मुलाजमीन कंप्रेसर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद से। जी तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन और गिरदलवा में सुई गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। महकमा सुई गैस की जानब से एक तरफ तो बहुत कम गैस छोड़ी जाती है, दूसरी जानब रही सही कसर जो है वो कंप्रेसर माफिया ने निकाल रखी है। मैं इस वक्त पाकपतन के नवाही गांव 20 HP में मौजूद हूँ, जहां पर कंप्रेसर की भरमार है। इलाका मकीनों से इस हवाले से बात हुई तो इलाका मकीनों का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार सुई गैस मुलाजमीन को कंप्रेसर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतला किया, मगर महकमा मुलाजमीन की जानब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी जानब कंप्रेसर की भरमार होने की वजह से लोगों को खाना पकाने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कंप्रेसर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो 2 वक्त की जो रोटी है वो आसानी से पका कर खा सकें।